हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसके काफ़ी हमने लेक्चर्स जो थे वो कवर किए थे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे मैंने पहले वीडियो बना दिया हुआ है। सुपरपोजिशन क्या होता है उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 26 है ये भी हमने वहाँ पर सॉल्व कर ली थी। तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है किसके रिलेटेड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं जब किसी एक बार पे, ठीक है, एक बार जो है उस पर नंबर ऑफ़ फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं, अगर किसी बार पे नंबर ऑफ़ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो जो उसकी रिजल्टेंट स्ट्रेन है। अब ये सारी चीज़ें आप मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। अगर नहीं पता तो पिछले वीडियोस को पहले अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मींस डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी उसकी लेंथ का बढ़ना या शॉर्ट होना। तो रिजल्टेंट जो स्ट्रेन है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो बढ़ेगी या कम होगी। तो रिजल्टेंट जो स्ट्रेन है वो आपको निकालनी है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ये सामने आपको एक बार नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर नंबर ऑफ़ फोर्सेस हैं। बाहर की तरफ अगर देखते हो, एक साइड 120 किलो न्यूटन है, दूसरी तरफ 160, और अंदर जो है दो फोर्सेस हैं 220 किलो न्यूटन की और 260 किलो न्यूटन की। तो इसको पूरी हम इसको एज अ पूरी अगर बार लेकर कंसीडर करते हैं तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक इंडिविजुअल यूनिट मानकर चलेंगे। ए बी पार्ट को हमने अलग कर दिया हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनी हुई है। ए बी पार्ट को हमने अलग किया था, बी सी को हमने अलग किया था, सी डी को हमने अलग किया था। ये एग्जांपल जो है ये मैंने आपको सॉल्व करवाई थी बोर्ड पे, ठीक है। तो इस एग्जांपल को जब आप निकाल लोगे तो नेक्स्ट भी आपकी निकल जाएगी। ये कैसे इसको फोर्सेस को बांटा जाता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। तो फ्री बॉडी ये आपका यही बता रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द रिजल्टिंग स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल लोड। जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं तो जो टोटल इसमें इलोंगेशन या जो भी इसमें वो होगी, ये बार इलोंगेट हो रही है या शॉर्ट हो रही है, ये जो है निकाला जाता है हमें इंडिविजुअल जो हमारे पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रेंस को का एल्जेब्रिक सम निकाल के। यानी जो चीज़ बढ़ रही है उसको बढ़ाओ, जो कम हो रही है वो उसको डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो। जैसे ये जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं तीन, ए बी, बी सी और सी डी, तो इसमें ए बी जो है वो बढ़ रहा है, सी डी जो है क्योंकि उसमें दोनों फोर्सेस अंदर की तरफ है, 100 किलो न्यूटन अंदर की तरफ है, तो आपको पता है ये शॉर्ट होगी, कंप्रेस होगी, ठीक है। और जो सी डी है, सी डी में दोबारा से बढ़ेगी। तो ये पहले ए बी और सी डी पार्ट जो है इसकी स्ट्रेन तो ऐड होगी, लेकिन जो बी सी वाली है उसकी जो है वो डिडक्ट कर देंगे। इसी को हम एल्जेब्रिक सम कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपने निकाल दिया होगा। अगर नहीं निकाला तो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं पहुंच सकते। आपको पहले ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी और उस पर बार बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन पे आओ। तो ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर 27। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज इन्होंने दिया हुआ है, नई चीज़ इसमें छोटी सी है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना। अब इसको मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक बार है, लेकिन बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अब आपको जो सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये जो आपको नज़र आ रही है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। आप सभी को मैंने बता दिया था क्रॉस सेक्शन कौन सा पार्ट होता है। क्रॉस सेक्शन उसका साइड व्यू है, ठीक है, जो आपको सामने वाले एंगल से नहीं दिख रहा, जो कि आपको साइड से दिखेगा, ठीक है। जिस साइड आपको 50 किलो न्यूटन की फोर्स या 10 किलो न्यूटन जो दिख रहा है, अगर उस हिस्से की तो देखें तो दैट इज़ इट्स क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन तो इसका सेम है, ठीक है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे चलता हूँ तो पिछले क्वेश्चन पे अगर आप देखो ये वाला ए बी पार्ट जो है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है। जो बी सी पार्ट है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। सी डी अगेन फिर से क्रॉस सेक्शन उसका जो है बड़ा है। तो
क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन ये जो 40 mm इंटू 40 mm दिया है, ये क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है उसका। CD का 30 इंटू 30 mm है, ठीक है, उसके साइड से। एंड 25 mm इंटू 25 ये बीच वाले का है। तो इनका क्रॉस सेक्शन जो था ये वेरी कर रहा था। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में इसका क्रॉस सेक्शन सेम है। तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हर पार्ट का, AB ले लो, BC ले लो, CD ले लो, इसका सेम ही है। इसीलिए उसने आपको यहाँ पे अलग अलग से क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, उसने क्वेश्चन के अंदर सीधा ही क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। बाकियों में तो उसने आपको बताया था ना, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें उसने 40 इंटू 40 दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में उसने अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। 40 mm इंटू 40 mm करके को मल्टीप्लाई करके आपका AB का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा, 25 इंटू 25 करके BC का निकलेगा, 30 mm इंटू 30 करके आपका CD का क्रॉस सेक्शन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे 100 mm जो है, अगर आप टॉप पे देखो, ठीक है, टॉप राइट साइड पे देखो, वहाँ पे 1000 mm स्क्वायर आपका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 27। ब्रास बार, एक ब्रास की बार है, ठीक है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 1000 मिलीमीटर स्क्वायर है। इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेज, इसके ऊपर एक्सियल फोर्सेज लग रही हैं, एज शोन इन द फिगर 32 फिगर में आपको दिया है। कैलकुलेट द फोर्स P, आपको P फोर्स निकालनी है, नेसेसरी टू इक्विलिब्रियम ऑफ द बार, जो कि ज़रूरी है बार की इक्विलिब्रियम के लिए। डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, और लास्ट में आपको इलोंगेशन में निकालना है कि बार कितना इलोंगेट हुआ, यानी उसकी डेल निकाल कर देना है आपको, चेंज कितना हुआ लेंथ के अंदर, ठीक है। और टेक E इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपको 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपको दी हुई है। सामने आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में अगर आप देखो ध्यान से, तो AB पार्ट जो है, इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स जा रही है 50 किलो न्यूटन, और अंदर की तरफ आ रही है 80 किलो न्यूटन। और BC में देखें तो अंदर 80 किलो न्यूटन, और दूसरी साइड से अगर देखते हैं राइट साइड से P, ठीक है, आ रही है। तो P का मैग्नीट्यूड आपको पहले निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में P फोर्स है कितनी है। और उसके बाद CD में एक साइड से तो P अंदर की तरफ जा रहा है, और D जो है, D वाली साइड जो है, वहाँ से 10 किलो न्यूटन अंदर की तरफ आ रहा है। तो लेंथ आपको सबकी दी हुई है। पहले वाले अगर L1 मान लेते हैं उसको, AB को अगर मैं L1 मानता हूँ, तो उसकी लेंथ जो है वो हमें दी है 600 mm। BC की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 1000 mm, और CD की लेंथ जो है हमें दी हुई है 1200 mm। तो सोल्यूशन में हम चलते हैं। सबसे पहले, फॉर इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेज ऑन द बार अलोंग इट्स एक्सिस मस्ट बी ज़ीरो। इक्विलिब्रियम के लिए जो अलजेब्रिक सम है फोर्सेस का ऑन द बार अलोंग इट्स एक्सिस मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। तो इन सभी का जो अलजेब्रिक सम है ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समीशन H इज इक्वल टू ज़ीरो। तो समीशन H इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हो, डायरेक्शन देखो सबसे पहले ध्यान से, ये सारा काम उसका डायरेक्शन का है, ठीक है। वो इक्वेट कर रहा है फोर्सेस को, लेकिन वो देख रहा है उसकी डायरेक्शन का है। तो अगर आप तीन फोर्सेस यहाँ पे देखो, 50 किलो न्यूटन देख लो, P देख लो, और 10 देख लो, इनकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अकेली 80 किलो न्यूटन की फोर्स है जो राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। तो आप क्या करोगे, 80 को एक साइड रख लो, ठीक है, क्योंकि 80 जो है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ सिर्फ एक फोर्स जा रही है, दैट इज़ 80, विल बी इक्वल टू जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही हैं उनको एक साइड कर लो, 50 प्लस P प्लस 10, इन तीनों को एक साइड रख लिया और 80 को एक साइड रख लिया, यानी इन तीनों का सम जो है वो 80 के बराबर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए तो यही है ना, क्योंकि बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही, रेस्ट पे है। तो इसका मतलब दोनों तरफ से बराबर की फोर्स लग रही होगी, यानी जितनी राइट हैंड साइड की तरफ फोर्स लग रही है उतनी ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगी, तभी बॉडी स्टैटिक पोजीशन में रहेगी। तो इसके लिए एक साइड 80 है और दूसरी साइड इन तीनों का सम भी 80 के ही बराबर होना चाहिए। तो 50 प्लस 10 हो गया हमारे पास 60, और 60 को जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, 80 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो P मेरा जो है वो 20 किलो न्यूटन निकल जाएगा। यानी ये जो आपकी BC में ये जो P वाली फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो ये सबसे पहली चीज़ थी, बड़ा सिंपल सा, बस यही चेंज था और कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी चीज़ें क्या हैं, अगर आप देखते हो पिछले क्वेश्चन में हर एक पार्ट का आपको एरिया निकालना था, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया
इसमें कुछ वैसा नहीं है, इसमें आपको पहले से ही दिया हुआ है, एरिया आपको 1000 मिलीमीटर स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इसको तोड़कर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ए बी पार्ट जो है, ए बी पार्ट में मैंने पहले ही बताया 50, देखो 50 किलो न्यूटन दूसरी साइड हमारा जा रहा है लेफ़्ट साइड को, ठीक है। तो ए बी में दूसरी साइड जहाँ पे 80 है वहाँ पे भी 50 ही आएगा, क्योंकि जितना बाहर की तरफ जाएगा उतना ही, जितना इस साइड जाएगा उतना ही दूसरी साइड भी जाएगा। तो पहला पार्ट तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया, तो 50 एक साइड, दूसरी तरफ भी 50, ठीक है। बाहर वाले की आपको टेंशन नहीं है, अंदर वाले की परेशानी है। तो अगर यहाँ पे 50 जा चुका है, अगर आप बी वाली साइड देखते हो, ए बी में बी वाली साइड में 50 जा चुका है, तो 80 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करो, पीछे कितना बचेगा 30। तो अब इस 80 किलो न्यूटन में खाली 30 बचा हुआ है। तो सेकंड में आप अंदर की तरफ 30 लोगे। अब अंदर की तरफ क्यों? क्योंकि 80 की डायरेक्शन देख लो अंदर की तरफ थी। और अगर आप अब आप कहोगे सर पी तो 30 आया था हमारा, सॉरी 20 आया था, और एक साइड से हम 30 डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से 20 कैसे डालेंगे? अब आप इसको भी बड़े ध्यान से देखो कि डायरेक्शन जो है, अगर हम सी डी की बात करते हैं तो सी डी में हमारा, सी डी हमने कितना लिया? सी डी हमने 10 लिया हुआ है इस साइड को, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया था कि 50 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन, जब मैंने 80 किलो न्यूटन में से 50 को सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अगर देखते हो बाहर की तरफ है, ठीक है। ए बी पार्ट में बता रहा हूँ कि दोनों की डायरेक्शन देखो सेम नहीं है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने को 80 को में से 50 को माइनस किया तो मेरे पास 30 आया, ठीक है। तो इसलिए मेरा 50 जो है वो बी वाली साइड से जा रहा है आगे की तरफ, यहाँ से 50 जा रहा है ना, 50-50 है दोनों तरफ से, ए बी पे 50 इस साइड है और 50 इस साइड है। अगर आप सी वाले पॉइंट को देखोगे, अब यहाँ पे पीछे कितना बचा हुआ है? बी सी में एक साइड 30 बचा हुआ है, तो दूसरी साइड भी 30 ही आएगा। कैसे 30 आएगा? अगर आप पी वाले की डायरेक्शन देखो और ये जो 10 किलो न्यूटन की डायरेक्शन देखो, दोनों की सेम साइड पे डायरेक्शन है, तो दोनों को आपको सम अप करना पड़ेगा। तो पी आपका आया था 20, और ये जो डायरेक्शन है ये 10 किलो न्यूटन, ये हमारा आ रहा है दैट इज़ 10, ठीक है। तो ये 10 है और ये हमारा पी है, दोनों को सम अप कर लो, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा 20 प्लस 10 कितना आएगा? 30 आएगा। अब ये क्यों हमने प्लस किया और इसको क्यों माइनस किया था? इन दोनों की डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट थी। इन दोनों की डायरेक्शन अगर आप देखते हो 10 की और ये जो पी है, दोनों की डायरेक्शन जो है ये हमारी सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमें इसको सम अप करना है, तो ये हमारा 30 के बराबर आएगा, ठीक है। तो वैसे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक साइड से 30 आ रहा है, दूसरी साइड से भी आप 30 ही लगाओगे, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम में लेकर जाना ना उसको, ठीक है। तो इधर से भी 30 किलो न्यूटन है, दूसरी साइड से भी 30 किलो न्यूटन है। अब तीसरे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं सोचने की ज़रूरत? क्योंकि एक साइड से अगर बाहर की तरफ से 10 जा रहा है तो इस साइड भी आपको 10 ही लगाना है। तो यहाँ पे भी 10 अंदर की तरफ है, 10 इस साइड से। तो सी डी का भी आपको पता लग गया, ए बी का भी। तो पहले दो को सॉल्व करना, पहला और तीसरा तो वैसा ही होगा क्योंकि वो बाहर वाले हैं। अंदर को निकालना होता है, अंदर वाले को आपको निकालना, वो भी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 50 है, 80 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया, 30 था, इस साइड की तरफ जा रहा था, दूसरी तरफ से भी आपको 30 लाना है। मैंने सिर्फ इक्विलिब्रियम आपको समझाया कि इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने सम अप करके बताया कि दूसरी तरफ से भी वैसा ही होगा, बैलेंस्ड ही होगा, ठीक है। तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली इसकी, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो सबसे पहले तो आप पहला पार्ट ले लो, दैट इज़ ए बी पार्ट। पहले ए बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, और ए बी पार्ट में टेंसाइल फोर्स लग रही है। ए बी पार्ट में क्या लग रहा है? टेंसाइल फोर्स लग रही है, दो फोर्सेस लग रही हैं जो कि बाहर की तरफ है। 50 किलो न्यूटन एक साइड, दूसरी तरफ भी 50 किलो न्यूटन ही हमारी जा रही है। ए बी पार्ट है इसका नाम, ठीक है। तो ये हमारा रहा। सबसे पहले उसने कहा है इंक्रीज़ इन लेंथ। इंक्रीज़ इन लेंथ क्यों निकाल रहे हैं? इलोंगेशन बोला ना उसने, तो इलोंगेशन को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? डेल के साथ, डेल एल के साथ डिनोट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना डेल एल, इसके साथ हम उसको डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं खाली ए बी पार्ट की इलोंगेशन की बात कर रहा हूँ कि ए बी पार्ट कितना इलोंगेट हुआ। और इलोंगेशन क्यों? क्योंकि टेंसाइल फोर्स लग रही है। टेंसाइल का मतलब होता है खिंचाव। जब किसी चीज़ को खींचते हो तो वो बढ़ती है ना, तो लेंथ ऑफ द ए बी जो है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ए बी की लेंथ जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो बाहर की तरफ लग रही हैं, टेंसाइल फोर्स लग रही है। आप ध्यान से देखो,
इसमें बाहर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं, सेकंड वाले में अंदर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं, थर्ड वाले में भी अंदर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं। तो यानी इन दोनों में रिडक्शन होगी, बी सी और सी डी में आपकी रिडक्शन होगी, और पहले वाले में इलोंगेशन होगी, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन लेंथ होगी। तो डेल वन आप निकाल लो, लास्ट में आपको इन्हीं का सम अप करके निकालना है ना। तो एल्जेब्रिक सम में क्या होगा, डेल एल वन, डेल एल टू और डेल एल थ्री को आपने प्लस माइनस करके निकालना है। और प्लस माइनस का साइन उनके हमें पता लगता है कि लेंथ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमने प्लस लगाना है, अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो हमें माइनस करना है। तो इंक्रीज़ इन लेंथ, ये फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप खुद करोगे। पी वन एल वन ए ई, ये फार्मूला होता है डेल एल वन का। जिसने नहीं पढ़ा पीछे जाके वीडियो को देखो, पिछली वीडियोस को देखो, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जो लास्ट वीडियो की थी उसमें भी पी वन एल वन अपॉन ए मैंने बताया था, डेल एल वन का फार्मूला है। वैल्यूज़ डालनी है। पहली फोर्स हमारी कितनी थी, 50 किलो न्यूटन फोर्स है ना, पीछे जाके देखो यार, 50 किलो न्यूटन फोर्स है। 50 किलो न्यूटन फोर्स जो है, अगर आप 50 किलो न्यूटन है तो 50 किलो न्यूटन को कन्वर्ट कर दो न्यूटन में, ऊपर किया उसने, दैट इज़ 50,000 न्यूटन। तो आपको पता है किलो होता है 10⁻³ के बराबर, 50 के साथ पहले से जीरो लगा हुआ, तो 4 जीरो हो जाएंगे टोटल। तो इसने वही किया हुआ है। P1 जो है, यानी P1 इसलिए कहा है क्योंकि वो AB के साथ, AB को हम पहला पार्ट मानकर चल रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम ही P1 रखा हुआ है। तो ये आ गया हमारा 50,000। उसके बाद L1 जो है ये 600 है। L1 600 क्यों है, ये देखिए, AB की जो लेंथ है दैट इज़ 600 mm, 600 mm में लिए हुई है। तो न्यूटन और mm में ही सारी गेम है, ठीक है। तो इसने L1 यानी 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया है 600 के साथ, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास कितना है, एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, 1000 है, इनटू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.05 इंटू 10⁻5 इसने दी हुई है। सबको प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी है डिवाइड करने के बाद ये हमारा आ रहा है 0.286 mm। अब आ जाते हैं भैया दूसरे पार्ट पे, दैट इज़ पार्ट बी सी। पार्ट बी सी को ले लो। पार्ट बी सी में एरिया तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम है, दैट इज़ 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमारी L2 जो है दैट इज़ 1000 mm। तो हमारे पास लेंथ 2 भी दी हुई है। द सेक्शन ऑफ द बार इन दिस पार्ट इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव फोर्स ऑफ, यार ये ऊपर मैंने बता दिया था आपको, 30 किलो न्यूटन है, ठीक है। डिक्रीज इन लेंथ, अब डिक्रीज इन लेंथ क्यों हो रही है बीसी में, डेल टू जो है दैट इज डिक्रीज इन लेंथ, यानी हम चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि दोनों फोर्सेज अंदर की तरफ जा रही हैं। 30 किलो न्यूटन में फोर्स अंदर की तरफ है। जब भी आप किसी बॉडी को कंप्रेस करते हो तो बॉडी जो है वो डिक्रीज ही होगी। तो ये डिक्रीज इन लेंथ है, यानी इससे निकली हुई जो भी हमारी चेंज इन लेंथ होगी उसको हम माइनस में लेंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। P2 इंटू L2 अपॉन ए वाला फार्मूला हमने लगाना है डेल टू निकालने के लिए। वैल्यूज़ को डालो। P2 हमारा जो था वो 30 किलो न्यूटन था, इधर 30,000 हो गया। L2 जो है वो लेंथ है। लेंथ आप देख लो, अगेन मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है आप नोटिस नहीं कर रहे होगे। ये 1000 mm है, ठीक है, लेंथ 1000 है। अब तीसरे वाले के लिए मैं पीछे नहीं आऊँगा, इसलिए ये 1200 mm है। ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये किया था हमने 10,000, ये तो तीसरे वाला का यार, ये है 30 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ अपॉन ए जो है एरिया हमारा ये 1000 है। उसके बाद हमारा आ गया ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.05 इंटू 10⁻5। तो यहाँ से हमारी डिक्रीज इन लेंथ भी निकल गई। तो लास्ट टाइम हाँ दोनों निकल गए हमारे। अब चलते हैं सीडी वाले पार्ट में। सीडी वाले पार्ट में भी वैसा ही है, एरिया आपको दिया है, लेंथ L3 है 1200, मैंने बोला पीछे नहीं जाऊंगा, ये 1200 mm वहीं से लिया हमने। उसके बाद दोनों फोर्सेस अंदर की तरफ है 10 किलो न्यूटन की, इसमें भी लेंथ जो है वो डिक्रीज ही होगी। डेल थ्री आपका जो है P3 L3 अपॉन ए करके हमारा डिक्रीज इन लेंथ भी निकल जाएगा। फार्मूले में वैल्यूज़ को डालो, 0.114 mm हमारे पास आ गया। अब देखो जी, टोटल इलोंगेशन आपका क्या कहता है, वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता था कि जो स्ट्रेन निकलेगी वो निकलेगी अलजेब्रिक सम करके। तो ये जो लास्ट में लाइन आपको दी है ना, टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार इज इक्वल टू डेल L1 माइनस डेल L2। डेल L1 पहला क्यों, क्योंकि डेल L1 पॉजिटिव था, क्यों, क्योंकि इलोंगेट हो रही थी, वैल्यू उसकी जो लेंथ थी वो बढ़ रही थी। दूसरा वाला डिक्रीज इन लेंथ था, उसको माइनस में लिया। तीसरा वाला भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कंप्रेसिव लोड लग रहा है उस पर, तो डेल थ्री भी माइनस में लिया। तीनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज -0.114। इसका मतलब ये है कि इलोंगेशन नहीं हुई, टोटल टोटल जो एट द एंड हुआ है दैट इज नॉट द इलोंगेशन। टेकिंग पॉजिटिव साइन फॉर इंक्रीज इन लेंथ एंड नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज इन लेंथ, नेगेटिव साइन शोज दैट
देयर विल बी डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बार बाय 0.114। इसका मतलब है ये इसने कॉमन टर्म इस्तेमाल की थी लॉन्गेशन, बट यहाँ पे जो ये इलोंगेशन बेसिकली उसने डीफॉर्मेशन के लिए टर्म इस्तेमाल किया, तो डीफॉर्मेशन बेसिकली नेगेटिव हुई है। यहाँ पे लेंथ बड़ी नहीं है, यहाँ पे लेंथ डिक्रीज हुई है, ओवरऑल लेंथ डिक्रीज हुई है। एक ही पार्ट था जिसकी लेंथ बड़ी थी, बाकी दो की तो डिक्रीज हुई थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये जो हमारा बार है इसकी लेंथ डिक्रीज करेगी जब हम लास्ट में इसको हमने पूरा सम अप किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहीं पे ख़त्म होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ओवरऑल जब मैं आपको व्यू दूंगा इस पूरे चैप्टर का कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए था, ठीक है। ये प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर आप अपनी कमांड बना लो। ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। मेरा चैनल है वहाँ पे कंसेप्चुअल कैप्सूल्स नाम का, आप उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF जो है वो अवेलेबल करवा दूँगा। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, उन्हें मैं यही बार बार मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को निकालो। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, इस नोट्स पे आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा होगा 9622121692। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहाँ पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।